ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। आज से हम न्यू कहानी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह अनएक्सेप्टेड मैरिज को रिस्पॉन्स दिया था, उस तरह आप इस बाकी की स्टोरी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही हो, इसलिए मैंने आपके लिए न्यू कहानी स्टार्ट की है। इस कहानी में रिच सीईओ और पुअर विलेज बॉय की स्टोरी है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। कहानी के फर्स्ट लीड आफ्टर ऑल ईबो है, सेकंड मेन लीड जियोजान है, साथ में बाकी के साइड कैरेक्टर्स भी है जो मैं आगे कहानी के स्टार्ट बताऊंगी। लेकिन इस कहानी में ईबो एक मिलियनियर है, जान एक पुअर विलेज बॉय है। लेकिन पुअर विलेज बॉय कैसा है ये यहाँ पे ये सस्पेंस है, कहानी के आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये रिच सीईओ एक विलेज बॉय से कैसे मिलेगा। ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें कॉमेडी भी है और थोड़ी सी इमोशन के साथ। तो आपको ये कहानी जैसी भी लगे प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब लड़के को देखते हैं जो बेहद ही खूबसूरत है। इस गांव तो बहुत ही सुंदर है। गांव में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सुंदर झरने, फूल, पशु पक्षी और जहाँ के पानी स्वच्छ और शुद्ध है। वहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन बिताते हैं। हरे भरे खेत, बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। सब लोग बहुत खुश है, सुखी है, हर तरफ का माहौल शांत है। पशु पक्षियों की चिलचिलाहट के साथ उनके दिन की शुरुआत होती है। एक लड़का जो मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ कहती है, बेटा तुम अपनी ये बचकानी बातें करना कब बदलोगे, और छोटे बच्चों से खेलना भी। तुम अपने पिताजी को मदद करने के लिए गए थे, है ना? हाँ माँ, मैंने पिताजी के मदद करने के बाद ही तो खेलने के गया था, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। और मेरा प्यारा बेटा, लेकिन आपको इतनी बार कहा है कि अब आप बड़े हो चुके हैं, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल सकते हैं, है ना? नहीं माँ, वो मुझसे खेलते नहीं है, मुझसे बात नहीं करते, पता नहीं हमेशा मुझे घूरते रहते हैं और कुछ ना कुछ चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा तो चलो, ठीक है माँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेटा दोनों खुश थे। खुश होते हुए वो अपने घर आ ही रहे थे जब उसकी माँ रुकती है। जान देखता है और मुस्कुराता है और दौड़ते हुए सामने वाले इंसान को हक करता है। सामने वाला इंसान कहता है, बेटा जान तुम कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और अचिंग नहीं आया? वो आया है ना? तभी वो बड़ी गाड़ी से एक गेट खुलता है और एक चबी चिक्स वाला बच्चा बाहर आता है। वो चेंग था। जान उसे भी गले लगाते हुए वे सब घर के अंदर जाते हैं। जान भी चुप कि माँ चुप थी। तभी फेंगमैन कहता है, कांगसे तुम आखिर शहर में क्यों नहीं आती? फेंगमैन, मैंने पहले ही इस बारे में बात की है और मैंने अपना जवाब भी तुम्हें दिया था। वे दोनों भाई बहन बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद वे चले जाते हैं। जान अपनी माँ से पूछता है कि आखिर हम क्यों नहीं शहर जाते सकते। कुछ नहीं कहती और अपना काम करती रहती है। इधर दूसरी ओर एक बड़े से हवेली के अंदर एक लड़का जो 22 साल का होगा, लेकिन उसकी आभा बेहद ही डरावनी है। वह सुबह अपने ट्रैकिंग सूट में था। उसे देखते ही जो नौकरानी थी वह अपनी गपशप बंद कर देते हुए अपनी काम करती है। वह व्यक्ति चले जाने के बाद वे एक गहरी सांस लेती है, जैसे उन्होंने अपनी सांस तक रोक रखी हो। थोड़ी देर बाद वह इंसान फ्रेश होकर आता है, ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। बटलर उसके लिए गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोलता है। कार हवेली छोड़ देती है। सब ने राहत की सांस लेते हुए आहें भरते हैं। आज सब ठीक रहा ऐसे फुसफुसाते हैं। जब वह कार एक बड़े से
50वीं मंजिल इमारत के सामने रुकती है। गार्ड जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और ग्रिट करता है। सामने वाला इंसान उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। उसकी एंट्री होते ही सब तरफ शांति ही। अगर पिन भी गिरे तो वो आवाज़ सुनाई देगा। इतना साइलेंट। तभी एक इंसान जिसने नहीं देखा था कि सीईओ आ चुके हैं, वो अपनी धुन में गुनगुनाते हुए आ रहा था। तभी सीईओ का बस एक ही जवाब, फायर। वो इंसान अपने घुटने पर आ गया और प्लीज़ नहीं सर, आप मुझे मत निकालिए। लेकिन सामने वाला इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो वहाँ से जा चुका था। वह इंसान लिफ्ट के अंदर जाता है, 50वीं मंजिल का बटन दबाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के अंदर वो और उसका पीए यूबिन उससे बात करता है। सर, आपने उसे फायर क्यों किया? क्या आपको अपनी जॉब से प्यार नहीं है? आप उसके बाजू ले रहे हैं? नहीं सर, मैं तो बस आगे कुछ मत कहो, काम के बारे में बात करो। यूबिन फाइलों का ढेर लाद कर उसके सामने रखता है और कहता है, सर, ये आपको आप साइन करना है। और उसका दिन भर का शेड्यूल उसे बताता है। यूबिन अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये ईवो बॉस को क्या हो जाता है, हमेशा बस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो अपने काम में बिजी था। तभी एक फ़ोन कॉल की वजह से उसे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोन कॉल उसके घर से थी, जो उसके दादाजी का घर था। दादाजी फ़ोन पर क्या बात करने चाहते हैं, ये सोचते हुए ईवो अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ कहिए दादाजी। दादाजी कहते हैं, ईवो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम आ सकते हो? ईवो कहता है, आज नहीं आ सकता दादाजी, आज बहुत काम है और मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग्स भी करनी है। ईवो के दादाजी कहते हैं, तो क्या हो, आप कल आ सकते हैं? कल शाम आप डिनर के लिए यहाँ आइएगा। ईवो कहता है, ठीक है दादाजी, मैं कल एडजस्ट करके आपको बताऊँगा। दादाजी कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस कल शाम 7 बजे तक तुम डिनर के लिए यहाँ घर पे होना चाहिए। ये वो ठीक है कहते हुए फ़ोन रखता है और अपने सिर की मालिश करने लगता है। पता नहीं अब दादाजी को क्या बात करनी है। ऐसे सोचते हुए वो अपने काम फिर से करने लगता है। इधर दादाजी के घर के अंदर ईवो के पिताजी दादाजी से कहते हैं, आखिर आपने यह सब क्यों किया पिताजी? आपको पता है कि वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। ईवो के दादाजी कहते हैं, मुझे ये बात पता है कि वो इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि उसे अपनी बात कैसे मनवानी है। आखिर मैं उसका दादा हूँ। अपने पोते को अपनी बात कैसे मनवानी है ये मुझे ज़रूर आता है। इसी के साथ ईवो के दादाजी एक डेविल से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन ईवो करीबन 8 बजे डिनर के लिए दादाजी के मेंशन आ जाता है। आने के बाद वो दादाजी को ग्रीट करता है और दादाजी से उनके हाल। ईवो अपने दादाजी को से पूछता है कि आपकी तबीयत अब कैसी है दादाजी? दादाजी कहता है, मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अपने पुश्तैनी गांव में जाना है, जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। वो दिखाता तो नहीं था, लेकिन उसे अपने दादाजी की परवाह थी। वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, आपकी तबीयत हाल ही में बहुत ख़राब रहती है, आप इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ईवो के दादाजी जिद करते हैं, मुझे आखिरी बार अपने पुश्तैनी गांव में जाना है। ईवो को पता था कि आखिर दादाजी के जिद के आगे किसी की नहीं चलती। वो ठीक है कहते हुए दादाजी को जाने के लिए कुछ इंतज़ाम करता है। दादाजी भी खुशी से अपने गांव के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं और गांव से दूसरे दिन सुबह वो गांव के लिए निकल जाते हैं। ईवो को ये तो नहीं पता था कि आखिर दादाजी के दिमाग में क्या है। तो आगे के पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।